सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? है ना, आई होप यू आर वेल। सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए ना वही लेके आया हूँ जिसका कल मैंने एक पोस्ट डाली थी और कहा था कि जो भी हमारे जो सेशंस आ रहे हैं अभी, है ना, आईआईटी जोधपुर के या आप जिस भी आईआईटी से हो, है ना, आप जो है इंट्रोडक्शन टू जो है स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो ये एक सेशन है पूरा का पूरा, है ना, जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप इसे वर्कशॉप मान सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, यस कहा, तो वीडियोस है। तो मैं जो है हैंड रिटन नोट्स लेके आया हूँ। चाहता तो मैं टाइप करके लेके आ सकता था, है ना, या फिर डायरेक्ट पीपीटी भी ला सकता था, जो मैं लेके आऊँगा। बट ऐसे जैसे स्टैटिस्टिक्स जैसी चीज़ों में अगर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, सो आई थिंक इट्स वंडरफुल, है ना। तो ये सही चीज़ रहेगी मेरे हिसाब से, है ना। तो एक सेकेंड, या है ना। तो अपन क्या करते हैं अभी कि जो है अच्छे से समझते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को। और जो है मैं वीक 1 और 2 जितना ही आज आपको बताऊंगा। वीक 3, वीक 4, वीक 5 इस तरीके से हमारे जो है सेशंस आएंगे। तो आप सबको सब्सक्राइब करके रखना है ना, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफाई हो जाएगा तुरंत, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप इसे कंप्लीट करो ना तो बैकलॉग नहीं आता। ठीक है, वरना क्लास का बैकलॉग, यहाँ बैकलॉग, असाइनमेंट बैकलॉग, फिर आप पीछे रहने लग जाते हो ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, वीडियो प्रीमियर हो रहा होगा ना। तो जो भी आपको अगर डाउट्स आते हैं इस वीडियो में, आपको जो है कमेंट्स में आपको जो भी है लिखने हैं। एंड लाइव चैट में मत लिखना, है ना, कमेंट में आप लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो है मैंने टेलीग्राम लिंक कुछ वीडियोस में पिन किया है, वहाँ भी आप पूछ सकते हो। ठीक है। हो सकता है कि अभी जो मैं लाइव अगर आऊँ तो वहाँ पर जो है मैं डाउट्स भी क्लियर करूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जो है स्टैटिस्टिक्स की कुछ बुक्स भी पढ़ चुका हूँ, कुछ बुक्स जो हमारी इस पूरे के पूरे सेमेस्टर में लगी हुई हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी बुक्स भी जो है हाफ से ज़्यादा मेरी कंप्लीट हो चुकी है ना। तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, जिससे मैं जो है इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, है ना, जो है हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स के 5 जो है टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेन जो है मोटिव क्या होता है? चीज़ों को नाम से पता चल रहा है, डिस्क्राइब करना चीज़ों को, है ना। तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, मीन, मीडियन, मेजर, है ना, जो भी है मोड वगैरह सारी चीज़ें। ये सब क्या कहती है कि हमारे पास में डेटा है ना, और डेटा को देख के हम जो है आइडियाज़ लगाते हैं खुद से, है ना, उस उन नंबर्स से। जैसे सपोज़ मैंने कहा कोई हमारी वैल्यू है, लाइक मैंने कहा हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 1, और मैंने कहा हमारी सबसे कम वैल्यू है 0। तो अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कुछ चीज़ों का यूज़ करता हूँ, तो मुझे मान लो वैल्यू आती है 0.9, तो मैं कहता हूँ कि हम 1 की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा, है ना, नॉट 0.5। तो इससे एक आइडिया लग रहा है, जस्ट रफली मैंने बताया कि अगर हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो हम एक हायर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड अगर अपन 0.5 से कम जा रहे हैं, लाइक सेम एज नंबर लाइन, है ना, तो ऐसा कुछ है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो चीज़ें आती हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ये सब भी पढ़नी है हमें। बट मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स से विजुअलाइज कराऊंगा, एंड थ्योरेटिकल भी मैं आपको आगे सब कुछ नोट्स में मैंने मेंशन किया है, वहाँ से हम कवर अप करेंगे। ठीक है, सो सपोज एक एग्जांपल शुरू करते हैं। देखो, हैंड राइटिंग हो सकता है आपको नहीं जम रही हो, तो थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि मैं वही चीज़ जो मैंने बोली है वही चीज़ मैं लिखा भी है मैंने यहीं पे, है ना। तो देखिए, स्टेप 1 में हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसकी कुछ स्टेप्स वाइज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एज़ पर सेम एज जो भी हमारे नोट्स हैं ऑफिशियल, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाया, जिससे आपको एक सिमिलैरिटी देखने मिले। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। तो एक सेकेंड, या स्टेप 1 होती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। सबसे पहले हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। मैं जो है कुछ एडिशनल भी ओपन कर देता हूँ, जिससे मैं अच्छे से आपको बता सकूँ। तो ऑर्गेनाइजिंग द डेटा हमने रखा है। हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने कहा हमारे पास में 60 बच्चे हैं, हमारे आईआईटी में 60 बच्चे हैं, और हमने पूछा उनसे कि यार अपना अपना फेवरेट प्लेटफॉर्म हमें बताइए। एक ने कहा कि हमारे पास में नेटफ्लिक्स हमें पसंद है, 12 लोगों ने। फिर कहा अमेजोन प्राइम, 10 लोगों ने। 15 लोग कह रहे हैं कि डिज्नी हमें पसंद है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। कुछ यूट्यूब कह रहे हैं, सॉरी, Z5 कह रहे हैं 7 लोग, और सोनी लिव कह रहे हैं
यहाँ पर एक सेकेंड मैं ये यूज़ करता हूँ, है ना? यहाँ देखो, सोनी जब कितने लोग कह रहे हैं कि 4 लोग कह रहे हैं उसे 4 बोट मिल जाए, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग डेटा में अपन क्या करते हैं सबसे पहले कि हम जो हमें डेटा मिला है नेटफ्लिक्स 12, 10, 15 इस सारी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे हमें थोड़ा समझ आए। डू यू नो हम एक्सेल का यूज़ क्यों करते हैं? जिससे हम डेटा को अच्छे से रख पाएँ। रख तभी पाएँगे हम जब हमें हम समझ तभी पाएँगे जब हम उसे अच्छे से रखेंगे, है ना? है ना? उसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये जो इतना मेसी सा डेटा दिख रहा था हमें, हमने इसकी एक टेबल बना दी और टेबल कुछ इस तरीके से दिख रही है। वाओ! टेबल अच्छी दिख रही है, हैंडराइटिंग बढ़िया है लेकिन टेबल अच्छी है। लाइक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म देखिए, फ्रीक्वेंसी देखिए, है ना? जो मेंशन है यहाँ पर। वैसे एक चीज़ मैं एक एडवाइस दूँ कि जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा डेफ़िनेटली आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे इवन मेन क्लासेस से कि जो मैं चीज़ों को कितना ज़्यादा तोड़ के, है ना? उसे कितना ज़्यादा स्कैटर करके मैं आपको समझाऊँगा, है ना? क्योंकि प्रोफ़ेसर्स जो होते हैं वो उनका एक अलग तरीका होता है समझाने का। स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म यहाँ मेंशन है, फ्रीक्वेंसी यहाँ मेंशन है, ठीक है? अब स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पर जो मेंशन्ड है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, डिज़नी हॉटस्टार, ये सारी चीज़ें वही हमने यहाँ मेंशन कर दी हैं। फिर आती है, हमने जस्ट इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, एक जगह पर रखा है हमने, है ना? आप नोट्स देख सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए टेलीग्राम कर देना, देन आई विल शेयर। इसको हटाइए, हाँ, यस, राइट। स्टेप 2, अब हमने ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई इसको अपन फ्रीक्वेंसी टेबल कह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है वैसे, है ना? मैंने यहाँ लिखा भी है, वाओ! ठीक है, नाइस। मैंने ये चीज़ लिख दी है यहाँ पर जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए अपनी नोट्स को अगर डाउनलोड करते हो तो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कोई चीज़ कितने बार आ रही है। मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो जो है क्लास में टॉप आ रहे हैं लास्ट 5 साल से, 4 साल से पूरे बीएस में। तो मैं कहता हूँ पूरे बीएस प्रोग्राम में कुछ बच्चे हैं जो हर महीने टॉप करते हैं किसी न किसी असाइनमेंट में, किसी न किसी एग्ज़ाम में। एंड अब वो जो टॉप कर रहे हैं बच्चे, वे सब क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? उनकी एक फ्रीक्वेंसी है कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा टॉप कर रहा है। लाइक मैंने कहा कि हमारे पास में शुभम है, हमारे पास में अंकित है, हमारे पास में सुमित है, ठीक है? हम 3 बच्चे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये सुमित है, ये सबसे ज़्यादा टॉप कर रहा है, सबसे ज़्यादा। एंड जो शुभम है, ये सबसे कम नहीं, ये भी कर रहा है, लेकिन मैंने कहा कि अगर शुभम जो है वो 12 बार टॉप कराए, तो अंकित जो है 5 बार टॉप कराए, और फिर सुमित जो है वो पूरे के पूरे बीएस में 24 बार टॉप कराए भाई साहब, ठीक है? ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि सुमित की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, फिर शुभम की है, फिर अंकित की है। डेटा विजुअलाइजेशन अब अपन समझेंगे। अभी हमने जो टेबल रखी फ्रीक्वेंसी टेबल में, उसे हम अरेंज करेंगे। जैसे हमने एक ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया है और यहाँ आप देखोगे ये लाइन ग्राफ बोलते हैं, शायद इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं ना। आप एक्सेल वगैरह में जो प्रैक्टिकल जो हमारे सेशंस थे उन्होंने बताया ये शायद लाइन ग्राफ होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ 20 तक इसकी जो है मैक्सिमम हमने वैल्यू रखी और ये सारे के सारे ये रखे। आपको पता है कि जो मैक्सिमम वोट कितने गए थे? 15 गए हैं मैक्सिमम, तो 15 तक पीक वैल्यू यहाँ तक गई है। तो हमने इस तरीके से रखा है कि नेटफ्लिक्स 12, यहाँ कहीं 12 होगा, अमेज़ॉन जो भी है हमारा 10 हो, जितना भी है वो हमने अंदाजे से यहाँ रखा है, ठीक है? अब यहाँ देखिए, ये अपने बार ग्राफ है, ये अपने फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, ओके? एक सेकेंड, ये एक सेकेंड जस्ट चेकिंग कि ऑडियो का कोई, हाँ बताओ, ऐसा ना हो कि ऑडियो ना आए ना, इसलिए मैं थोड़ा चेक कर रहा था। ओके, तो ये बार ग्राफ है, यहाँ पर है ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ, है ना? फ्रीक्वेंसी ग्राफ कुछ इस तरीके से। ये देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ बिगिनर हो जिसको ना पता हो।
तो देखो यहाँ अगर कोई वैल्यू है, जैसे मैंने कहा यहाँ 12 है तो ये 12 पे टच कर रहा है ना, ये वही बच्चा है जिसने अमेज़ॉन कहा था, ये वही बच्चा है जिसने अमेज़ॉन कहा। एक सेकंड, ठीक है। फिर ये हमने कहा ये 15 वैल्यू होगी कहीं, है ना, और ये हमने बार ग्राफ किया, ये टाइप है, ये लाइन ग्राफ हो गया तो ये बार ग्राफ हो गया, ठीक है। फिर एक टाइप और आता है ग्राफ्स का, वो है फ्रिक्वेंसी ग्राफ। फ्रिक्वेंसी ग्राफ कुछ इस तरीके से है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है ना, ये 15 थी, जो आई थिंक हमने अमेज़ॉन प्राइम की कही या डिज़नी की कही थी। 15 वैल्यू हमने कही डिज़नी हॉटस्टार की, ठीक है सर, ये होगी। फिर मैंने यहाँ कहा कि ये आपके कुछ और बोर्ड्स थे, तो जस्ट हमने क्या किया कि इस तरीके से ड्रॉ किया था, यहाँ हमने 15, यहाँ हमने 12, यहाँ हमने जो भी है 7, 5 जो भी हमने किया, और उनको हमने इस तरीके से मिला दिया, तो हमारा एक ग्राफ इस तरीके से तैयार हो गया, ठीक है। ये कहना चाहता है। अब अपन इसको और गहराई से देखते हैं। चलो मैं अपने आप को छोटा कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ओके, कंसीडर अ डेटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ n वैल्यूज। सपोज हमारे डेटा सेट में n वैल्यूज हैं, इफ इज द ऑफ f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर, ठीक है। तो हमने वही चीज़ें मेंशन है यहाँ पर जो हमने रखी हैं, 12, 10, 15 जो पहले हम रखी थी ना हमने फ्रिक्वेंसी। अब ये जो पूरी डेफिनेशन है वो हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में देखेंगे। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एक्चुअल में होती क्या है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है जैसे टोटल सम जो है कितना है, पहली बात तो कि टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है बाय इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी, लाइक ये जैसे मैंने कहा नेटफ्लिक्स 12 है, और जब आप सारे के सारे बोर्ड्स को कंबाइन कर दोगे तो 60, यानी ये 60 है टोटल, ठीक है। तो 12/60 ये क्या हो गया आपका नेटफ्लिक्स की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई पूरे के कंपैरिजन में। आपने जेईई की तैयारी की हो ना अगर अच्छे से, तो आपको ये चीज़ समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी कि रिलेटिव हम बहुत यूज़ करते हैं, चाहे फिज़िक्स में हो गया, चाहे हम फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इस कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप बिगिनर हो, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को समझने के लिए आप क्या करोगे, RF लिख दो, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू F/n। n हो गया आपका टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर हो गया सारे बोर्ड्स का, ये T है भाई, T है ना, 4 नहीं है। और ये आपका हो गया इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी। सर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि यार हैंड राइटिंग ठीक है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो सही लग रही है ना, ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट मूव करें। फिर अब पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन। पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, बट ज़्यादा जो है दिखने में अच्छा लगता है पाई चार्ट। एंड इस ऐसा नहीं है कि कुछ समझने में दिक्कत आए, क्योंकि जब हम कहीं कोई डेटा देखते हैं किसी कंपनी का, लाइक हमने कहा कि हमने रिलायंस का डेटा देखा, रिलायंस की स्पेलिंग सही हो शायद, ठीक है, ठीक है, रिलायंस है आपका। तो रिलायंस का जब हम डेटा देखते हैं, लाइक हमने कहा शीन का डेटा देखा, हमने ट्रेंड्स का देखा, ये सारे रिलायंस के ब्रांड्स हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, एक पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे और कहेंगे कि इतना पोर्शन हमने एडवर्टाइजमेंट में हमने खर्च किया, एक सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, इतना हमारा जो है शिपिंग में गया, इतना हमारा जो है जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा गया डिस्ट्रीब्यूशन में, और इतना पूरा का पूरा जो है पार्ट जो है हमारा गया मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। इस सबको जब हम मिलाते हैं ना प्रॉफिट से, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है, एक सेकेंड, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आता है जो इतना पूरा का पूरा उनका एक्सपेंस होता है और ये उसका रेवेन्यू आता है। ऐसा ही होता है, आप देखना कभी कुछ ग्राफ आपने देखे हो तो, ठीक है। तो पाई चार्ट भी यही कहता है कि इतने लोगों ने Z5 देखा, इतने लोग सोनी लिव देख रहे हैं, इतने लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। देखो अगर आपको वीडियो थोड़ी ब्लर लग रही हो, मे भी हो सकता है, तो आप एक काम करना, जो आपकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर देना। टेक्निकल बच्चे तो हो ही आप लोग, है ना,
क्योंकि हो सकता है, मुझे तो यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है ना, बट हो सकता है डिपेंड्स क्या कैसा वहाँ दिख रहा हो आपकी स्क्रीन पर, है ना, क्या रेजोल्यूशन आपने सेट किया। यहाँ देखते हैं, वी कैन ऑल्सो मेक ग्रुप्ड डेटा एंड हिस्टोग्राम्स, ठीक है, बट मेकिंग हेयर इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये लिखा है क्वाइट डिफिकल्ट, बट मेकिंग हेयर इज क्वाइट डिफिकल्ट। लाइक 100 स्टूडेंट्स हैं और हर एक के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं, तो कैसे ड्रॉ करोगे? ये बात तो एकदम सही कही है उन्होंने। एक सेकेंड और पढ़ते हैं पहले। इफ़ वी यूज़ बार इन दिस ग्रुप डेटा हिस्टोग्राम, हाँ तो भी वही है, देखो फिर भी बात सही है। लाइक हमने खुद से ड्रॉ करना है ना ग्रुप डेटा या फिर हिस्टोग्राम, है ना। आई थिंक हिस्टोग्राम यूज़ करने में सिंप्लिसिटी रहेगी, ठीक है। तो अगर हमने मान लो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, तो ये क्वाइट डिफिकल्ट है ना। नेक्स्ट से और समझ आएगा, यहाँ से देखिए, ठीक है। ओ भाई, तो अपन क्या करेंगे, इस लाइन का मतलब बता रहा हूँ मैं, ये जो अभी मैं चुप हो गया था यहाँ पे, ठीक है, क्वाइट डिफिकल्ट क्यों। तो क्या हुआ कि भाई मैंने कहा कि शुभम के नंबर इतने, सुमित के इतने, अंकित इतने 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 100 बच्चे हैं हमारे ग्रुप। पता है हम जब पढ़ते हैं आईआईटी जोधपुर में, ये जो अपन क्लास में कितने बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 400 बच्चे जो है लाइव क्लास ले रहे होते हैं, 400 से ज़्यादा। सबका डेटा रखे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग्स या क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि 40 स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, है ना, और ये दिख रहा है मार्क्स। ये कैसा ग्राफ है, एक सेकेंड, कैसा ग्राफ है ये, स्टूडेंट्स वर्सेस मार्क्स का ग्राफ है ना, एस वर्सेस टी, ओ सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने एस वर्सेस एम, ठीक है, स्टूडेंट्स वर्सेस मार्क्स, करेक्ट। एक सेकेंड में पानी पी लूँ। नाइस। अब देखो 10 तक लिमिट है, फिर 20 तक, फिर 30, फिर 40, है ना। और ये दिख रही है आपको, ये देखो, अगर वैसे इतना जूम कर रहा हूँ ब्लर ना हो बस, तो आप देखोगे ना, तो इस पूरी की पूरी बार में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी लाइंस दिखेंगी आपको, बहुत सारी लाइंस। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार अगर 10 बच्चों को लेके चल रही है तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसमें थोड़ा अंतर ये रहता है कि मैं मान लो कि हम ऐसे नहीं कह सकते तुम्हारे मार्क्स अगर मान लो 55 है और मेरे हैं 92, है ना, और दोस्त किसी के हैं 41, तो हम सबको कंबाइन कर दें तो ये बहुत ही इरेगुलर हो जाएगा कि मेरी लाइन तो यहाँ जा रही है, तुम्हारी लाइन यहाँ जा रही है, उसकी लाइन यहाँ जा रही है। तो ऐसे बार थोड़ी बनेगी भाई, ये बार थोड़ी है। अगर मैंने कहा मेरी 91 है, उसके भी 91 है, उसके 92 है, उसके 92 है ना, उसके 91, उसके 90 है ना, उसके 92, 92, 91, 91, तब यहाँ हम कह सकते हैं हाँ रफ सम जो है रफली यहाँ पर अपनी जो है आ गया था ना, ठीक है ना। तो अपनी बार बन जाएगी पूरी। जैसे इस बार को दिखाऊंगा, ये बार दिख रही है आपको कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ होंगे 10 बच्चे, 1 2 3 4 5 6, तो इनकी जो पीक है ये ऑलमोस्ट सेम होगी, ठीक है। यहाँ आपको ये क्लोज ब्रैकेट ये भी बता रहा हूँ, एक सेकेंड में थोड़ा सिंपल तरीके से और बताता हूँ। ये तो हो गया अपना, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी है लाइन ग्राफ जो है मार्क्स से कंबाइन होके बनाते हैं ब्ला ब्ला हिंदी में, जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो देखो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। तो मैम बोल रही हैं कि इफ़ वी टेक टू मच वैल्यूज़, है ना, तो टू मैनी वैल्यूज़ फॉल्स अंडर द सेम बार। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बोली है कि इसके अंदर लगभग जो एक सेम जो वैल्यू की जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे होंगे यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड इंक्लूजन कन्वर्जन ये भी बोल सकते हैं, बट मैं अभी बताऊंगा थोड़ा सा ये क्या होता है। इसको तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँ तो और सही रहेगा, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ और है यहाँ, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, एक ऐसा ब्रैकेट और एक ऐसा वाला, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ क्या होता है।
कि ये कहना चाहते हैं कि ये जो है, सपोज इसी की बात कर रहे हैं, ये 30 पे क्लोज है, यानी 30 से बियॉन्ड की वैल्यू ये नहीं देगा, एंड अप टू दी 35 और 35 तक ये जाएगा। सिंपल इसका मतलब यही है जो हम अपन आई थिंक टेंथ 11th में भी हमने इस तरीके से देखा है ना। वहाँ ये किस तरीके से होता था, मैं समझूँ थोड़ा। वहाँ ये थोड़ा होता था इस तरीके से, ठीक है। वहाँ ये कैसे होता था मैं समझाऊँ आप सबको। वहाँ इस तरीके से होता था कि सपोज़ कोई नंबर लाइन है हमारे पास में, तो हम क्या कहते थे कि अगर हमारे पास में जो है वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, वहाँ हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट, एंड फिर वो जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट जा रही होती है, वहाँ हम इस तरीके से यूज़ कर देते हैं। अभी इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू इसके इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन जब हम हिस्टोग्राम को अच्छे से समझेंगे ना तब हमें थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। 20 मिनट हो चुकी हैं भाई। फाइंड अ सूटेबल ट्रेड ऑफ बिटवीन टू फ्यू, या टू फ्यू लिखा है ना, एंड टू मैनी क्लासेस। अभी ये करेंगे, ठीक है। एंड रिलेटिव, और ये यहाँ देखते हैं अपन, ये इसका है ना, ये जो हमने दिया है इसका, ठीक है राइट। तो शुरू करते हैं नए एग्जाम्पल के साथ। तो भाई हमने कहा कि यहाँ पर अपनी सेल्स दी हुई हैं, एक सेल, दो सेल, तीसरी सेल, चौथी, पांचवी। आइटम कितने हैं, है ना। आई थिंक ये 50 दिखाया मैंने या 30 दिखाया, 50 दिखाया। आई ऑल्सो कन्फ्यूज, या आई वाज नीट स्टूडेंट सो आई नो हैंड राइटिंग डॉक्टर वाली। ओके, सो सेल्स देखिए आपका 50, 100, 150, 250, 350, सॉरी 300। सो अब यहाँ देखिए आप जो फ्रिक्वेंसी है, अब यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो रिलेटिव और एक क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब जो भी हो, लेकिन अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। जस्ट रीज़न ये है कि अगर आप जानते हो उसे तो आप टाइम स्टैम्प, जो इस समय की जो टाइम स्टैम्प है वो देख के आप जो है कमेंट करो। आफ्टर अगर आंसर सही होगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, मे भी गलत हो सकता है आंसर, लेकिन जस्ट ट्राई करिए, ठीक है। आई होप हो गया होगा, आई होप हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये मैंने कहा सेल्स 150 की हुई, तो हमने यहाँ 50 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए, सेल 2 जो है उसमें हम इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। और एक सेकेंड, ये जो सेल 2 है उसमें हमने इसे जोड़ा तो हमारी ये आ गई, राइट। और अगर अब हम इस वाली सेल्स को, जो इस जो आइटम्स हैं सॉरी, उस फ्रीक्वेंसी को इसके साथ जोड़ते हैं तो ये आ जाएगी, है ना। अब इसे समझना इतना ज़्यादा टफ नहीं है, मैं थोड़ा समझाऊँ और अच्छे से कि ये तो अकेली थी 50, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, इसको और इस वाली सेल को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगी। इस वाली को, एक सेकेंड, इस वाली को अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आएगी, और अगर हम इस वाली को इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये आएगी। ये हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब अगर हम इस फ्रिक्वेंसी को इसके सम के साथ में, आई थिंक इसी के सम होता है 3, 5, 6, 7 एंड 8, 850, है ना। इसी का सम अगर हम रखें, यहाँ लिखा भी है, तो हमारी ये रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। आप सबको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख दिया है, जो कोई मेंशन नहीं करते क्लासेस के अंदर, बट आई हैव मेंशन किस तरीके से कि पास्ट की जो सेल हुई है प्लस न्यू सेल, ठीक है, इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। बताइए, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी समझ आई, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी समझ आई। मूव करें नेक्स्ट। देखो, अगर आपको हो सकता है चीज़ें एक बार में ग्रैब नहीं कर पा रहे तो आप एक काम करो, जैसे मैंने पढ़ाया कोई चीज़ तो आप उसे समझने के बाद में तुरंत नेक्स्ट मूव कर जाओ, है ना।
और फिर अगर वो नहीं आती है तो बार बार पर रिपीट करो उसी पूरे पूरे पर्टिकुलर लाइन को, क्योंकि जो मैंने कहा है वो एक्चुअल में सही है। लेकिन कभी कभी हमारा ब्रेन होता है ना, वो एकदम एक ऐसी कंडीशन आ जाती है लाइक ब्रेन फॉग, कि हम उसे सिंपल तरीके से कोई एक्सप्लेन करे फिर भी हम समझ नहीं पाते उसे, है ना। तो क्या करना है आपको, जैसे आपको मान लो ये समझ नहीं आया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो आपको क्या करना है, वही जहाँ से मैंने इसको यहाँ एंड करके शुरू किया जिस टाइम लाइन पे, वहीं से फिर से देखना है। सिंपल, रोज के 30-40 मिनट निकाल के इस चीज़ को करो ट्राई, मज़ा आ जाएगा। Setting the upper boundary is important because the point now shows the sum of all occurrences below this upper bound. Bound, ठीक है, not bond, bound. क्या कह रहा है ये, setting the upper boundary is important because the point now shows the sum of all occurrences below this upper bound. अब क्या होता है, मैंने कहा कि पीक जो मैक्सिमम आई है हमारी वो आई है 150-300 आई है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी अकरेंसेस होंगी वो उसके अंदर होंगी, ठीक है। आपको आगे जो है चेबिसेप्स जो इनइक्वालिटी जब मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट, है ना, आई थिंक अगले में हो जाएगा ये। तो वहाँ आप सीखोगे कि किस तरीके से हम जो है जो अकरेंसेस होती हैं अंदर आने की, है ना, इस पूरे के पूरे सेट जो हमने सेट किया है उसके अंदर वो कितने ज़्यादा परसेंट होती है। इवन 95, 98, 99.9 भी है कुछ करेंसीज। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर है, उस लिमिट के अंदर है। उसके बियॉन्ड जब हम जाते हैं वो तुरंत 68 हो जाती है, तुरंत 2.5 हो जाती है ना। कल मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, लाइक आई थिंक जोमेटो की सेल्स थी, मैक्सिमम ऑर्डर की। जोमेटो की ऑर्डर में जो हमने देखा कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसके बाद की जब हमने सेल्स निकाली तो वो 2.7% बची, और उसके अंदर जो थी वो ऑलमोस्ट 97, 98 इस तरीके से थी। एक सेकेंड, ओके, यहाँ देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बोल बोल के थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ा सा ज़रूरी है ब्रेक। ओके, तो यहाँ देखिए आप एक सेकेंड ना, ये लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हमने ग्राफ बना के मैंने थोड़ा शो किया। अब इसकी एक मेल लाइन है जो सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ यहाँ आप देख सकते हो ये ग्राफ है यहाँ पे। तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, सेल्स वर्सेस आइटम्स का, कि हमने इतने जो है सेल्स हुई हैं इतने आइटम्स की, ठीक है, कि पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी सेल। तो पहली सेल में कितनी, दूसरी में कितनी, तीसरी में कितनी, चौथी में, पांचवी में, इस तरीके से अपना ये जो है, ठीक है। अब इसका पता है, एक हो सकता है हमारे बीएस के क्वेश्चंस उसमें एग्जाम्स में पीवाईक्यूज आ जाए इसके ऊपर। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रिक्वेंसी दिख रही है, आप देख रहे हो ये बढ़ती जा रही है एक्चुअल में, है ना, मतलब सेल्स 1, 2, 3। तो अब मैं इसका जो है क्यूमुलेटिव जो फ्रिक्वेंसी है इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ही दूंगा। ये मानो, नॉट रियल लाइफ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। वो ये होगा कि अगर हम सेल्स देखते हैं, तो मैंने कहा मान लो, सपोज़ मैं अलग एग्जांपल देता हूँ खुद का। मेरी दुकान है, मैंने एक दिन 50 जो है बुक्स बेची, दूसरे दिन 100 बेची, तीसरे दिन 50 बेची, फिर 100, फिर 80, फिर 40, फिर 10, फिर 0। बेकार चल रहा है धंधा। तो फिर क्या करना होगा, तो मैंने फिर क्या किया कि मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा कि पहले दिन हमने बेची, ये देखो मैं एक सिंपल सा वैसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन ग्राफ। तो ये अपन बार ग्राफ ही देख लेते हैं। मैंने कहा पहले दिन मैंने 20 बेची, 50 बेची, ठीक है, 100 बेची, फिर 80 बेची, फिर 30 बेची, फिर 100 बेची, फिर 80 बेची, फिर जो भी है ऐसे ऐसे करके हमने ऐसा। ये कैसा ग्राफ हो गया भाई? अगर मैं क्यूमुलेटिव ग्राफ जो है ड्रॉ कर दूँ तो कैसा रहेगा? अब पहले दिन मैंने बेची 50, एक सेकेंड, बार ग्राफ बनाना था मुझे।
पहले दिन बेची मैंने 50, दूसरे दिन बेची मैंने 100। अब मेरी यहाँ वैसे यहाँ थी 80, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। 80 + 50 + 100 कितना हो जाएगा? 80 + 50 + 100 कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा शायद, है ना? 230 काउंट करो, 50 60 70 80, ठीक है, 230 हो जाएगा। यहाँ पहुँच जाएगा भाई, वो तो डबल पहुँच जाएगा। लो, अब जितने दिन बढ़ेंगे उतना मैं ऊपर जाऊँगा, अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो, है ना? अब समझ आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का मतलब क्या हो गया, कि वहाँ वो इंक्रीजिंग ही शो करेगा, ऑलवेज गो अपवर्ड्स। श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आप मेरे नोट्स यूज़ कर लोगे ना, आपको बहुत सही, बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? ये फ्रेंच वर्ड छोड़ो, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में लिखा। ओजीब, ओजीब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओजीब, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लुक सिमिलर बट अपर बाउंड इज 1। हाँ सही है, जब वो नेक्स्ट लेवल ऊपर पहुंच जाएगा तो अपर बाउंड जो है इसका वो 1 होगा, है ना? ऐसा कुछ होता है, देखना आपने स्लोप वगैरह देखी हो तो मैं थोड़ा समझाऊँ। मतलब 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऐसे गई लाइन कहीं, तो आप देख रहे हो यहाँ कुछ एंगल दिख जाएगा, ठीक है, थीटा, एक सॉरी यहाँ से होता है एंगल, लेकिन फिर जब अगर स्लोप ऐसी होगी तो आप कैसे ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है? तो अगर आप करोगे भी तो वहाँ 0 आएगा। ये की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हटाओ इसे, कुछ नहीं देखना है ना आपको, ये देखना है जस्ट, ठीक है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लुक सिमिलर बट अपर बाउंड इज़ 1, ठीक है? ज़्यादा मुझे अब जेई की तरफ आपको नहीं लेके जाना, नीट की तरफ लेके नहीं जाना, वहाँ बहुत पढ़ी है फिज़िक्स हमने, जो भी है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक्स। measures of central tendency, again very important part। मेरे नोट्स जो हैं इसमें थोड़े ब्लर से आए हैं, बट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जो है क्लीन है ये सारे, आप देखो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, बट वही है थोड़ा सा हो जाता है जब अपन उसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में रखते हैं पीडीएफ को, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट और कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, है ना, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है? तो अब अपन देखते हैं मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेरे को लग रहा है वीडियो तुरंत 32 मिनट्स हो गए, बट पढ़ाया मैंने बहुत ही कम है ना? मतलब पढ़ाया है काफ़ी कुछ, ऑलमोस्ट हम पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं की हमने, और फिर भी टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है समझाते टाइम भी, है ना? तो यहाँ देखिए मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जल्दी समझते हैं फास्ट। मीजर्स ऑफ सेंट्रल, मीजर मतलब किसी को चीज़ को मीजर करना, सेंट्रल मतलब बीच का, टेंडेंसी मतलब टेंडेंसी। अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मैथमेटिक्स में, हम जब भी पढ़ते हैं तो नाम से हमें वो चीज़ बहुत अजीब लगती है, हम सोचते हैं कि यार इसका मतलब तो कुछ और होना चाहिए था, है ना? इसका मतलब ये क्यों है? जैसे हम देखते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ, आई थिंक इन 12th में अपने में, तो उसमें कुछ सर्किटल जैसा समझ नहीं आता हमें, क्योंकि जब हम उसको एक्चुअल में समझते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है नाम के हिसाब से, है ना? ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। वैसे ही है, नाम जो है इनका हमें थोड़ा एक्सट्रैक्ट तो करना चाहिए किसी चीज़ का, एट दी एंड हमें हमारे माइंड में एक इमेज तो क्रिएट होती है उस चीज़ से। तो भाई हमारे पास में मीजर्स हैं ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर statistical tool used to summarize a data by identifying the central or typical value within it। तो measures of central tendency, close your eyes, close your eyes, close your eyes, just listen me। measures of central tendency जो है वो क्या चीज़ है, वो क्या करता है? मान लो हमारे पास में पूरा एक डेटा दिया हुआ है, पूरा का पूरा डेटा दिया है, मैंने कहा सुमित, अंकित, शुभम, ठीक है, रोशनी, मनीषा, है ना? बहुत सारे नाम मैंने हमें दिए हुए हैं, ठीक है? तो इतने सारे जब मैंने नाम लिए हैं तो इन नामों में जब आप देखोगे तो पूरा का पूरा डेटा सेट है हमारे पास में। जब हम उसको समराइज़ करते हैं और हम उसे जो है उससे कुछ वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे हमें उस पूरे के पूरे डेटा का ओवरऑल रिजल्ट देखने मिल जाए। लाइक मैंने कहा कि मेरी हाइट 10 है, मेरे पापा की हाइट है 10 है, नहीं
लाइक मेरी हाइट छोड़ो, लाइक मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरे भाई के पास में 20 रुपये हैं, और मेरे दोस्त के पास में हम कितने एग्ज़ाम्पल गलत हो रहा है, ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ इसलिए मैं रुक गया। मेरी हाइट है 5 फुट, मेरे भाई की हाइट है 5.1 फुट, और मेरे दोस्त की हाइट है 4.9। तो हमने कहा कि ओवरऑल हमारा रिजल्ट 5 है, इतना बड़ा अंतर नहीं है, 4.12 के 11 कह दो, ठीक है, इतनी। तो भाई अब समझ आ गया हमें कि लगभग 5 की बात कर रहा है। तो ये हो गया मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पूरे डेटा को यूज़ करके एक 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 एवरेज तरीके से अपन अगर समझने की जगह हम एवरेज वैल्यू हम मान सकते हैं, बट एवरेज नहीं है ये कुछ और चीज़ है भाई, समझाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये मीन है अपना, मीन को समझते हैं। सबसे पहले 3 ही चीज़ आती है उसमें ना, मीन, मीडियन और मोड। अभी वेरिएंस वगैरह के आप लोग स्पैम मत करना, वेरिएंस वगैरह सारी चीज़ें अलग आएंगी और मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मीन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दी आइटम्स। मीन क्या रिप्रेजेंट करता है, सारा जो आइटम हमने दिया है उसकी एवरेज वैल्यू, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स। ये आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे पुरानी क्लासेस में। मीन का मतलब होता है कि सम सब चीज़ों का और कितने बार रिपीट आई है वो चीज़, उसका आई है। सपोज 20 लोग हैं हमारे पास में, ये क्या कह रहा है, कंजम्पशन सर्वे, ये छोड़ो, ये कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि 20 लोग हैं आपके पास में, एक ने 5 रोटी खाई, दूसरे ने 8 खाई, फिर 10 खाई, फिर एक ने 10 खाई, लोग कितने थे, 20। सबका मीन निकालो, सभी ने 25.5 रोटी खाएंगे 25.6। इसे मजाक की जगह जैसे थोड़ा अच्छे से समझ आए, ये एक्चुअल में जीबी की बात कर रहा है, डेटा कंजम्पशन की बात कर रहा है ना, इंटरनेट जो यूज़ करते हैं उसकी। तो एक ने 5 जीबी यूज़ किया, एक ने 8, एक ने 10, एक ने 20, जो भी है बस सबका हमने मीन निकाला, और ये आया इस तरीके से। और फिर हमने जीबी जो निकल के आया वो एक बंदे ने 25.5 जीबी यूज़ किया, ठीक है। मैं यही बता देता हूँ, लोग एंड में बताते हैं मीन पूरी तरह से सही नहीं होता, मीन गलत वैल्यू दे देता है। भाई इस बंदे ने 5 जीबी यूज़ किया है लेकिन 25 आ रहा है आंसर, क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ने 50, एक ने 100 यूज़ किया होगा, उसका एवरेज वो बता रहे हैं। वो इन सबको उससे कंपेयर करके ये रिजल्ट दे रहा है। तो मीन गलत है क्या, कुछ हद तक गलत कह सकते हैं, पूरी तरह सही नहीं है। तो बहुत से ऐसे सर्वेज होते हैं जिसमें मीन को अवॉइड भी किया जाता है, जहाँ ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बातें हों वहाँ मीन को अवॉइड कर देते हैं, और डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो। लाइक मैंने कहा कि हमारे देश में एक आदमी की जो है इनकम है वही है 2.6 रुपीज़ पर डे। कौन सी योजना होती है, मनरेगा योजना आई थिंक है ना, इतने रुपए मिलते होंगे उससे एक दिन के बेचारे को। और एक ही दिन में मेरा दोस्त जो कि बिल्डर है वो 1 लाख रुपए कमा लेता है, क्या बेच के, सैंड, रेत बेच के। आई एम फ्रॉम मोरेना रीजन है ना, तो मैंने वही एग्जांपल दिया रेत वाला, इज वेरी फेमस फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ ये जो चीज़ें होती हैं उसमें आपको समझ आया कि एक तो भाई पुअर है भाई बेचारा, एक रिच है। लेकिन जब हम एक सेकेंड अभी मीन निकालते हैं, चलो इन दोनों का मीन निकालते हैं। एक कमा रहा है 200 रुपये मान लेता है, ठीक है, एक कमा रहा है, रिच को हम इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मैंने कहा ये 2000 कमा रहा है, ठीक है। रिच कमा लेते हैं 2000, मतलब नॉर्मली लोग जो रिच हैं वो 2000 कमाते होंगे एक दिन में, एक दिन में 2-3 हज़ार, तो वो रिच में ही आ गए। टोटल कितना हो गया 2000 इसका, एक सेकेंड, बिगिनर बिगिनर वाले तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इतना हो गया टोटल, ठीक है, 2200 रुपये। अब इसका ये क्या हो गया, ऊपर वाली वैल्यू सम, ठीक है, सम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, सम 2200 बाई कितने लोग हैं, 2। अब मीन क्या कह रही है, 2 है ये भाई, 2, ठीक है। मीन क्या कह रही है कि ये दोनों यानी पर आदमी जो है 1100 रुपये कमा रहा है। मैंने सैंपल छोटा ले लिया, 1100 रुपये कमा रहा है, मीन गलत कह रही है, पता है। मीन लगा लो, मीडियन लगा लो, मोड लगा दो, फिर भी आंसर नहीं मिलेगा।
क्योंकि कंपैरिजन ही गलत है भाई, कंपैरिजन ही गलत है। तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, है ना? तो ये चीज़ समझ आ गई बस। वो जो मैंने कही ना पूरी रिच पुअर, ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें बस सब समझाने के लिए कहा, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस अभी नहीं है। बट जब आप एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करोगे तो आपको एक्चुअल में एक सेकंड रुकिए, तो आपको एक्चुअल में इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको एक्चुअल में, ठीक है? कि हाँ, एक्चुअल में ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये डेटा सही भी है या नहीं। आप तो एवरेज करके कुछ ना कुछ बांट दोगे, है ना, पूरे के पूरे कंपनी में जहाँ आप काम करोगे, ठीक है? आइए मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या कहता है? सबसे पहले जो डेटा दिया है इसको अरेंज करो अच्छे से, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आप चाहते हो उसमें। तो 5, 8, 10, 12, पता है मैं आप सबसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पूरे के पूरे क्लास का, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट में दूंगा। प्लीज़ चैट जीपीटी यूज़ ना करना, ना ही जेमिनाई, ना क्लॉड, कुछ नहीं, है ना? कोई भी एआई यूज़ नहीं करनी है आपको, फीचरेंस की एआई भी नहीं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये है कि क्यों हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें? ये मैथमेटिकल टूल है, तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग से क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ तो हमने किया नहीं, यहाँ क्यों असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम इसे अरेंज करेंगे? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है, नहीं बता दो कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं कमेंट सेक्शन में नहीं बताना आपको, आपको कम्युनिटी टैब में बताना है, और यहाँ बता दो, यहाँ भी बता दो, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं जल्दी से। अब ये देखो, फाइंड द मिडल वैल्यूज एन 12th। एक सेकेंड, ये मैंने मिडल वैल्यूज मैंने यहीं पे रख दी है, ओके, ठीक है, n/2 करके। तो n/12 जो आपकी वैल्यूज़ होगी, nth वाली है ना, वो ले ली हमने रैंडम। जी इसको छोड़ो, जो भी वैल्यूज़ हमने रखी हैं, इवन वैल्यूज़ जो फ्रॉम एन इवन डेटा सेट, हाँ मिडल वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है? हमें मिडल वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आई एम सो सॉरी, फाइंड द मिडल वैल्यूज़ फ्रॉम द n/12 एंड द n+1 फर्स्ट फ्रॉम एन इवन डेटा सेट। तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ से पिक कर ली, इनका हमने मीडियन निकाला, और अब आंसर थोड़ा चेंज आ गया, 16.5। लेकिन आंसर तो फिर भी भाई ज़्यादा सही नहीं है। रीज़न ये है कि 5 GB यूज़ करने वाला बंदा 16 GB कहाँ यूज़ कर रहा है? ओवरऑल की बात हो रही है ना। हाँ, एक फाइबर तो चल जाता है ना? बट ये चीज़ जो है ना, अगर पूरे डेटा में ऑलमोस्ट 70% ना 80% हो, 90% हो, तब मज़ा आता है ना? फिर तो हम कहेंगे गलत है वो। तो जो मैंने लिखा है वो देखते हैं। द मीडियन रिफ्लेक्ट्स द मिडल रेंज ऑफ द डेटा यूसेज रिप्रेजेंटेटिव वॉल्यूम्स, ठीक है? वैल्यूज, आई एम सॉरी मैंने वॉल्यूम्स कह दिया। ओके, द मीडियन रिफ्लेक्ट्स द मिडल रेंज ऑफ द डेटा यूसेज, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। तो भाई ये मिडल वैल्यूज रेंज को वो बता रहा है। अब मेरी बात सुनो, नोट्स आपके साथ साथ बन रहे होंगे, आप नोट डाउन करिए इनको। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ वॉच करिए। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेरे नोट्स को प्रिंट आउट लेके करो। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप साथ साथ बनाओ और मज़े करो। सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है? प्लीज़, वो ज़रूरी रहेगा आप सबके लिए, वो सही रहेगा। तो एक सेकेंड मैं एक देख लेता हूँ, हमें आज ख़त्म कहाँ करना है। अभी देखते हैं वेयर इज़ द मीन यूज़फुल, यहाँ से कर देंगे अपन, ठीक है? सिनेरियो है कुछ, क्योंकि आपको भी थोड़ा चाहिए समझने का टाइम। नोट्स भी बना रहे होगे आप तो आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ भी बना रहे हो या नहीं आई डोंट नो, बट यहाँ बनाओगे तो बढ़िया रहेगा आपको, है ना? यहीं बनाओ नोट्स। अब मोड क्या कहती है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई? डेटा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कोई भी डेटा होगा 5, 4, 8, 9, 0, 1, 1, 5। तो मैंने कहा 5 कितनी बार रिपीट हुआ, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, उस पर अपन मोड फाइंड करेंगे।
वैसे एक बात है, एक्सेल जो हम यूज़ करते हैं, एक्सेल शीट है ना, गूगल शीट्स जो भी है, वो कितना ज़्यादा सही है आज के समय में कि हम तुरंत एक क्लिक में देख सकते हैं, है ना। पुराने समय में लोग कैसे ढूंढते होंगे मीडियन मोड स्पेशली कितना ज़्यादा टफ होता हो। तो भाई मीन कहती है हमसे कि हम तो हैं 25.6 GB, मीडियन कहता है कि हमें भैया 16.5 GB, एंड मोड कहता है कि हम आए हैं 12 एंड 15 GB, जो है सबसे ज़्यादा। इसे एक बार आप पढ़ लीजिए खुद से, वही सेम चीज़ें लिखी हुई है। नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, बिकॉज मुझे तो पढ़ा नहीं है। मीन क्या कहता है? प्रोवाइड दी ओवरऑल एवरेज इन कॉर्पोरेटिंग ऑल वैल्यूज इन दी डेटा सेट्स प्रोन टू आउटलायर्स। ये प्रॉब्लम है इसकी। ये बात इतना देखो, ऊपर का देखो, है ना, ये नीचे, ये तो वही है जो मैंने कहा। अब ये कह रहा है प्रोन टू आउटलायर्स, अगर आउटलायर्स आ जाएं तो ये हार मान लेती है। मीन कैसे? आउटलायर होता है मुकेश अंबानी, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ही रिच इंसान, और गरीब होता है जो चलते आ रहे हैं बहुत सारे। आउटलायर एक आके पूरा डेटा खराब कर देता है। नॉट प्रोन टू आउटलायर्स, मोस्ट पॉपुलर चॉइस मोड है भाई। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड वाली वो होगी डेटा कंजम्पशन वैल्यूज। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट कॉमन मोड। और मीडियन समझ नहीं आई होगी, हो सकता है आपको मीडियन समझ नहीं आई होगी, मुझे समझ आ रहा है आप लोगों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। मोस्ट जो दिक्कत आई होगी आपको वो आई होगी मीडियन में। मीडियन समझाते हैं। रिफ्लेक्ट्स द मिडल रेंज ऑफ द डेटा यूसेज अनअफेक्टेड बाय हाई आउटलायर्स लाइक 100 GB, है ना, अनअफेक्टेड। ठीक है, बेटर रिप्रेजेंट्स द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, पता है अभी मीडियन में आप देखो क्या प्रॉब्लम इसने दूर कर दी, कि जो बड़े बड़े आउटलायर्स आ रहे थे, ये जो मैंने कहा 100 आई वैल्यू, मैंने कहा सबसे कम वैल्यू आई, वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं उसे भी निगलेक्ट ही करती है। तो उनको हटा के जो 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 कहाँ गया, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आए, इसने वो देखे, है ना, कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन से रीजन में आई, उसको इसने मीन निकाल के दे दिया, मीडियन निकाल के दे दिया। और मोड तो डायरेक्ट उठा के दे देता है कि भाई 12 इसने 100 लोगों ने यूज़ किया, तो ये अपना मोड हो गया आंसर। अब कह रहे हैं सिग्निफिकेंस एंड यूसेज। 47 मिनट्स हो गए यार। हाँ, ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, ये ज़रूरी है वैसे तुम लोगों को समझाना, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें 1.5 घंटा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी हो, थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो के बाद थोड़ा रिस्पॉन्स देख के मैं बनाऊँगा, है ना, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि समझ आ रहा है या फिर कुछ और चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सिग्निफिकेंस एंड यूसेस। मीन जो है 25.6 GB है, प्रोवाइड्स दी ओवरऑल एवरेज इन कॉर्पोरेट जो है इनकॉर्पोरेटिंग ऑल वैल्यूज इन दी डेटा सेट प्रोन टू दी आउटलायर। ये वही चीज़ देखी हमने सिग्निफिकेंस एंड यूसेज में, और कुछ नहीं है। अब ये है वेयर इज़ दी मीन यूजफुल, यहाँ से मैं कल करने की सोच रहा हूँ। वेयर कैन मीन इज मिसलीडिंग, ओके, ये आप सबके लिए क्विक रिकैप की तरह हो जाएगी, है ना। तो मैं आप सबको एक एडवाइस दूंगा, यहाँ तक अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है प्लीज़ यहाँ तक कर लो। ठीक है, आपका बीएस अच्छे से हो जाएगा, बीएस प्रोग्राम पूरा इस तरीके से आप चलोगे तो पेज नंबर अपना कौन सा था, ये 5 पे, हम आप पे रुके हुए यहीं से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, मैं थोड़ा समझा दूँ आप सबको क्या करना है। ये जो पढ़ा है मैंने वो करना है। वीक 4 चल रहा है, वीक 4 में बिल्कुल बैकलॉग नहीं रखना है। ठीक है, असाइनमेंट्स अच्छे से करने हैं आप सबको, एंड अच्छे से रहिए भाई गाइज, है ना, प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी कर रहा हूँ हार्ड वर्क, आप भी करिए, बुक्स लगाएंगे हम, है ना, ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा मैं, है ना, नीम सॉफ्टवेयर के कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ प्रोजेक्ट्स हम साथ बैठ करेंगे। जस्ट काम एक ही करना है आपको, कीप सपोर्टिंग, बिकॉज येस यू नो सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, एंड हम चाहेंगे कि साथ में हम इस चैनल्स फैमिली को ग्रो करें। एंड आफ्टर दैट जो है यू नो हार्ड वर्क मैं भी कर रहा हूँ, एंड आप भी सीखिए, अगर आपको बेटर मिल रहा है ना
बिकॉज एज यू नो IIT जोधपुर का कोई भी चैनल नहीं है जो अच्छे से समझा सके, है ना, किसी भी चीज़ को। कोई भी स्टूडेंट नहीं है। पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी टेलीग्राम उन्होंने बना रखे हैं, कुछ पैसों से कंटेंट दे रहे हैं समझाने के, मेंटरशिप्स दे रहे हैं। बट आई जस्ट एक स्मॉल इनिशिएटिव है कि जितने भी मैंने देखा है, अगर 400 बच्चे हैं और उसमें से 200 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं समझ रहे हैं, रियलिटी है। जब वो लाइव सेशंस में आते हैं तो प्रोफेसर्स जो है वो उन्हें भगा देते हैं, बात नहीं कर पाते, बिकॉज बहुत सी चीज़ होती है, लैंग्वेज बैरियर है, वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। तो आई बिलीव कि आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज़ इस चैनल से स्टक होके रखिए, एंड आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वैल्यूबल कंटेंट फॉर यू एंड एवरीवन, है ना। टेलीग्राम का लिंक आप में से कोई ज्वाइन हो तो प्लीज़ पिन कर देना, कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। डाउट्स भी सॉल्व करेंगे किसी दिन, एंड यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। बाय।